चलिए, आप सभी का स्वागत है धारा जीएस में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 4 इसके एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ डील करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि धारा जीएस के द्वारा हॉस्टल वार्डन के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली टेस्ट चल भी रहे हैं और टेस्ट नंबर 4 ये 25 अप्रैल को कंडक्ट करवाया गया था और उसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, टॉपिक की बात करें तो टॉपिक छत्तीसगढ़ जीएस, इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये दो टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए गए थे। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो यहाँ उसके एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कहां पाषाण युग का पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है चिरचारी, सूरर, करका-भाटा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं, उपरोक्त सभी जगहों पे पाषाणकालीन जो पाषाण स्तंभ है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामायणकालीन स्थल सीतामढ़ी हरचौका कहां स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सूरजपुर, कोरिया, सरगुजा, नन ऑफ दिस। तो सीतामढ़ी हरचौका, इसे माता सीता का रसोई भी बोला जाता है। ठीक है, माता सीता का रसोई भी बोला जाता है और छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले यानी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में ये स्थित है, मवई नदी के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि एमसीबी जिला है। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया था कुछ जैन धर्म से संबंधित स्थल, छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित स्थल, और आपको इसमें पूछा गया है कि कौन सा पेयर सही है, कौन सा युग्म क्या है सही है। पहला, शांतिनाथ जी की मूर्ति भाटागोड़ा, नेमिनाथ जी की जानकारी आरंग, पार्श्वनाथ जी की मूर्ति महेशपुर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, दो और तीन सही है, या सभी के सभी कथन सत्य है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सभी कथन क्या है? सत्य है। मतलब शांतिनाथ जी की मूर्ति भाटागोड़ा से प्राप्त हुई है, नेमिनाथ जी की जानकारी आरंग से प्राप्त होती है और पार्श्वनाथ जी की मूर्ति महेशपुर सरगुजा से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे कुछ शासकों के नाम और राजवंश, एक और राजवंश का नाम लिखा है, मतलब डायनेस्टी का नाम लिखा है, एक और रूलर्स के नाम लिखे हैं छत्तीसगढ़ में। तो इसमें आपको मैच करके बताना है कौन सा रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो नंदराज, नंदराज, सुदेवराज, व्याघ्रराज। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें भी आप बहुत ज्यादा श्योर हो पहले वो तो लगाए ले। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले कि मान लीजिए आप नंदराज पे बहुत श्योर है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पांडुवंशी शासक थे, तो बी का तो श्योर हो गया कि आप, ठीक है, कोई ना कोई शासक पे आप हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से श्योरिटी रहेगी। ठीक है, आपको पता रहता है कि नहीं ये शासक, ये रूलर इस डायनेस्टी से है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग वाले को क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। बी का फर्स्ट है, तो देखिए बी का फर्स्ट दो ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन आपके अपने आप क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। बोलने का मतलब है कि मैच द फॉलोइंग वाले में ये प्रयास कीजिएगा कि जिसमें भी आप श्योर है पहले उसको लगा ले। ठीक है, फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर लें। फिर आपको ध्यान रखना है, नंदराज नलवंश से थे, सुदेवराज सरबपुरी वंश से थे और व्याघ्रराज सोमवंशी शासक थे। ठीक है, तो ए का हो जाएगा सेकंड, ये भी है। सी का हो जाएगा थर्ड, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बानाबरत से निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन लिखा है कि कौन से शासक का, किस गुप्ता डायनेस्टी के किस रूलर का कॉइन प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शंस क्या है? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या भानुगुप्त। तो आपको ध्यान रखना है भानुगुप्त के सिक्के वहां से प्राप्त नहीं हुए बानाबरस से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि अर्थपति भट्टारक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विच वन इज करेक्ट? पहला, या भवदत्त वर्मन की बात के शासक थे, बिल्कुल है ना। भवदत्त वर्मन की बात कौन आए थे? तो अर्थपति भट्टारक आए थे। दूसरा, रिद्धिपुर ताम्रपत्र इनसे संबंधित है? नहीं। ठीक है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र अमरावती महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। और ये जो ताम्रपत्र है, सॉरी, अमरावती से प्राप्त हुए, और ये जो ताम्रपत्र है ये
इसमें पता चलता है कि किसने, भवदत्त वर्मन ने क्या किया था, नरेंद्र सेन को पराजित किया था, जो वाकाटक वंश के शासक थे। ठीक है, भवदत्त वर्मन नल वंशी शासक थे, नल नागवंशी शासक थे, और नरेंद्र जो थे वो कौन से वंश से थे, तो वाकाटक। तो इससे ये पता चलता है कि भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र को, वाकाटक शासक नरेंद्र को हरा के उसके राजधानी को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र इनसे संबंधित नहीं है, मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन से यह युद्ध में पराजित हुआ था, बिल्कुल। फिर बाद में बदला लेने के लिए अर्धपति भट्टारक को पृथ्वीसेन सेकंड ने हरा दिया था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो 1 एंड 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, धमतरी जिले में सर्वप्रथम नेशनल स्कूल यानी राष्ट्रीय विद्यालय जो है वो किसने स्थापित किया, कब किया? ऑप्शन है आपके सामने, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी 1921, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी 1918, पंडित रामदयाल तिवारी जी 1920, और इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल स्कूल की स्थापना धमतरी में यदि अपन बात करें तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया था 1921 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने राजिम के रांची लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो कलचुरी शासक में आपको कुछ राजाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जिन्होंने रिनोवेशन का काम कराया था, रिनोवेट करवाया था मंदिरों को। हम इसको कैसे याद करते हैं, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। थर्ड में रत्नदेव, सेकेंड में पृथ्वीदेव, और फर्स्ट में जाजल्यदेव। मतलब जाजल्यदेव फर्स्ट ने क्या कराया था, तो पाली के शिव मंदिर, ठीक है, पाली के शिव मंदिर प्रस्तर स्टोन टेम्पल को क्या कराया था, रेनोवेट कराया था। पृथ्वी सेकंड के सेनापति जगतपाल ने क्या कराया था, तो राजीव लोचन टेम्पल को रेनोवेट करवाया था, ठीक है। और रत्नदेव थर्ड ने लखनेश्वर मंदिर यानी लाखा चौर मंदिर जो खरोद में है उसको क्या करवाया था, रेनोवेट करवाया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पृथ्वीदेव सेकंड, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे, नॉन ऑफ दिस सही आंसर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। काकतीय वंश से निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आप अरेंज करने का प्रयास करेंगे तो 1405 से स्टार्ट होता है धर्मदेव जी का, ठीक है। 1405, 1406 से 1468 तक, तो ये पहले शासक है। इसी क्रम में यदि आप देखेंगे तो पुरुषोत्तम देव दूसरे, जयसिंह देव तीसरे और नरसिंह देव चौथे शासक हैं, ठीक है। तो 2, 1, 4, 3 करेक्ट ऑप्शन, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए कुछ ट्राइबल रिवोल्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जनजातीय विद्रोह यहाँ पे दिए गए हैं आपको, और उनके नेतृत्वकर्ता यानी लीडर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि किस रिवोल्ट के नेतृत्वकर्ता यानी लीडर कौन थे। पहला तारापुर विद्रोह की बात करें तो दलगंजन सिंह, ठीक है, यानी सेकेंड। मुरिया विद्रोह की बात करें तो झाड़ा सेरा, बरगढ़ विद्रोह की बात करें तो अजीत सिंह, और मेरिया विद्रोह की बात करें तो रमा मांझी। तो 2, 1, 4, 3 इस करेक्ट ऑप्शन, 2, 1, 4, 3, और ये ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ बिंदुओं पर आपको विचार करना है, जैसे पहला उन्होंने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया, दूसरा उन्होंने रायपुर में स्थित दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाया, और तीसरा उन्होंने राजनांदगांव और खुज्जी दो नई जमींदारी को प्रारंभ किया। तो ये कौन से शासक थे? ऑप्शन दिए गए हैं वेंकोजी भोसले, रुद्र प्रताप देव, विठल राव दिनकर, और नॉन ऑफ दिस। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बिंबाजी भोसले ने ये कार्य कराया था। उनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1757 से लेके 1787 लगभग 30 सालों तक उन्होंने शासन किया, और उनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ में एक बढ़िया अब बेहतर शासन माना जाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। विच पेयर इज नॉट करेक्ट? माधव सप्रे मैगजीन या उनकी पत्रिका दी गई है, छत्तीसगढ़ मित्र, ठाकुर प्यारेलाल जी, राष्ट्रबंधु, डॉक्टर कन्हैया शर्मा सूर्योदय, और पंडित सुंदरलाल शर्मा महाकौशल। विच वन इज नॉट करेक्ट?
तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सर महाकौशल जो है ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पत्रिका है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल जी की है। जबकि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की बात करें तो इनके लिए आपको जन्म पत्रिका याद रखना है, श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका है ना, श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका। ठीक है, चलिए। मराठाकालीन शासक व्यवस्था में गैर कृषकों से जो कर लिया जाता था उसे क्या बोला जाता था? ऑप्शन है आपके पास सेवई, ठीक है, पंडरी, सायर या नन ऑफ दिस। तो सेवई कर सर आपको पता ही है कि इसमें जो सामूहिक जुर्माना है उसके लिए लिया जाता था। और गैर कृषि कार्य मतलब बढ़ाई, कुम्हार या किसी भी अन्य प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, गैर कृषि जो कार्य था उनके लिए जो लिया जाता था वो पंडरी कर लिया जाता था। तो सही ऑप्शन क्या है? बी है। सायर की बात करें तो आयात निर्यात के लिए जो कार्य है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, आयात निर्यात के लिए लिया जाता था ये। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सॉरी बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में रोलेट टैक्स के विरोध में बिलासपुर में जो आम हड़ताल का आयोजन किया गया था, उसके आयोजनकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे, है ना, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हमेशा जो नहीं वाला है वो पार्ट तो बिल्कुल देखेंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ऑप्शंस है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी, ई राघवेंद्र राव जी, शिव दुलारे मिश्र जी या पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये चेक करने के लिए दिया गया है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस जिले से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी मेनली इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, इनका जो वर्क प्लेस रहा वो रायपुर के आसपास रहा। ठीक है, तो इसमें वो नहीं आएंगे क्योंकि आपको यहाँ पे बिलासपुर से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक यानी किस ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट के द्वारा अंग्रेजी कैलेंडर जारी किया गया? तो कैप्टन हंटर, मिस्टर सैंडिस, कैप्टन एगेन्यू या लास्ट है मिस्टर क्राफर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू और मुसलमानों के कैलेंडर को हटाकर मिस्टर सैंडिस ने क्या किया था, अंग्रेजी कैलेंडर छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले जी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ था? तो ऐसा माना जाता है कि इनका आगमन छत्तीसगढ़ में 1915 में हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? 1 मार्च 1920, 30 मार्च 1922, 18 मार्च 1923 या 31 मार्च 1923। तो झंडा सत्याग्रह क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, भारतीय उस समय का जो भारतीय झंडा था, ठीक है, जिसमें चक्र है ना, खादी के जो चरखा है, सॉरी, उसको वो साइन था, ठीक है, चरखे वाला जो झंडा था उसका अपमान कर दिया था। और इसके लिए बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह का जो सेकेंड फेज है वो स्टार्ट किया गया था। तो सेकेंड फेज कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है 31 मार्च 1923 को किया गया था। ठीक है, 31 मार्च 1923 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में जो मराठा प्रशासन है उसके अंतर्गत जो परगना पद्धति था, ठीक है, परगना पद्धति, इसके सूत्रधार कौन थे? तो इसके सूत्रधार आपको याद रखना है विठ्ठलराव दिनकर जी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो फडणवीस परगने का लेखाधिकारी होता था, पोद्दार परगने का खजांची होता था, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ये सभी क्या है, करेक्ट है, मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो जोड़ी सुमिलित नहीं है। तो फडणवीस बिल्कुल अकाउंट ऑफिसर होते थे, पोद्दार खजांची यानी ट्रेजरी में थे और बढ़कर लगान संबंधी जो दस्तावेज है वो तैयार करते थे। अगला प्रश्न है। कलचुरी प्रशासन से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ अधिकारियों के नाम यहां पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे पहला महाप्रमात्री जमाबंदी विभाग का प्रमुख, दूसरा महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख, भट्ट न्यायाधिकारी और शुल्की एक कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है।
तो महाप्रमात्री बिल्कुल जमाबंदी विभाग के प्रमुख होते थे। महाप्रतिहार संचार विभाग यानी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के होते थे। शुल्की कर एकत्रित करने वाले ऑफिसर थे। लेकिन भट्ट न्यायाधिकारी नहीं थे। भट्ट जो थे भाई वो किससे संबंधित थे? कानून व्यवस्था से, है ना। भट्ट या भाट जो थे वो कानून व्यवस्था से संबंधित थे। कानून व्यवस्था से, दंडपासिक, भाट, ये सब कानून व्यवस्था से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, लेते हैं सरबपुरी वंश के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। फिर से वही बोलूंगा मैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। विच वन इज नॉट करेक्ट, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, सरबराज ने संस्कृत भाषा का प्रयोग कर अपने सिक्कों पर, मतलब उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। दूसरा, कुरुत ताम्रपत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि कुरुत ताम्रपत्र प्रसन्न मात्र से संबंधित था। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ध्यान देंगे, केवल 2 करेक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब कुरुत ताम्रपत्र में नरेंद्र, राजा नरेंद्र का वर्णन था, ना कि प्रसन्न मात्र का। जबकि पहला सही है, बिल्कुल सरबराज ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल क्षेत्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है भगवान सिंह बघेल, रविंद्रनाथ मिश्र, उपरोक्त दोनों या नन ऑफ दिस। तो चितवा डोंगरी शैल क्षेत्र रॉक आर्ट की बात करें तो ये रॉक आर्ट नवपाषाण काल से संबंधित है और इसकी जो खोज है वो दोनों ने मिलकर की थी, भगवान सिंह बघेल जी और रविंद्रनाथ मिश्र दोनों के द्वारा ही मिलकर इसको खोजा गया था। अगला, कुछ इतिहास की कुछ घटनाएं आपको दी गई हैं और यहाँ पे आपको उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपको यदि उस घटना का ईयर याद है कि वो घटित कब हुआ था, तो बिल्कुल ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। मौर्य विद्रोह बात करें तो 1876, ठीक है, इसका ये ईयर है। गेन सिंह जी को फांसी 1824-25। सैन्य विद्रोह की शुरुआत, सैन्य विद्रोह की शुरुआत 1858। शहीद वीरनारायण सिंह जी को फांसी 1857। तो पहला फर्स्ट कौन आना चाहिए? थर्ड, देन फोर्थ, देन सेकेंड एंड लास्ट वन इज फर्स्ट। तो 3421 ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्षता नियंत्रण में आने के पश्चात जो सुधार हुए थे उसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सही है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जब ब्रिटिश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया पूरा मराठा यानी छत्तीसगढ़ भी, तो यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर हुए वो कौन हुए? चार्ल्स सी इलियट। और उन्होंने कुछ कार्य किए थे, जैसे पहला कि रतनपुर, रायपुर और कांकेर 3 तहसील बनाए। नहीं सर, यहाँ पे उन्होंने 3 तहसील बनाए तो थे, लेकिन कांकेर नहीं, क्या बनाया था? धमतरी। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? रॉन्ग। दूसरा, चार्ल्स सी इलियट ने 3 ताहुतदारी व्यवस्था का निर्माण कराया था, बिल्कुल ठीक है ना, संजारी, राजिम और सिरपुर, 3 ताहुतदारी उन्होंने बनाया था। 1 जून 1856 को आय को 4 भागों में उन्होंने बांट दिया था। तो दोनों क्या है? करेक्ट है। जबकि आपसे वही पूछा जा रहा है विच वन इज करेक्ट। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, संबलपुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाह जी को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन है 10 जनवरी 1857, 21 जनवरी 1861, 23 जनवरी 1864 या 23 जनवरी 1871 यानी 1871। तो आपको ध्यान रखना है उनकी जो गिरफ्तारी है वो 23 जनवरी 1864 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान राय बहादुर की जो उपाधि है वो किसने त्यागी थी? राय बहादुर की जो उपाधि है वो किसने त्यागी थी, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पहला काजी शमशेर खां। तो सर इन्होंने तो खान साहब की जो उपाधि है ना, खान साहब की उपाधि है, ये त्यागी थी, तो ये तो नहीं होंगे। गोपी किशन, सेठ गोपी किशन जी, वामन राव लाखे जी, इन्होंने राय साहब की उपाधि त्यागी थी, तो ये भी नहीं होंगे। तो बच गया कौन? बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर में कब आक्रमण किया था? बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1741 में, रघु जी फर्स्ट के
सेनापति भास्कर पंत ने बंगाल में अभियान के दौरान, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर पर अटैक किया था 1741 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने रायपुर डायनामाइट केस 1942 की योजना बनाई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो रायपुर डायनामाइट केस क्या था? जितने भी जेल में बंद फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बाहर निकालना डायनामाइट के थ्रू, डायनामाइट से जेल की दीवारों को उड़ाकर। तो कौन से नेता इसमें शामिल थे? विलायक नारायण अग्रवाल जी, नगरदास बावरिया जी, यदुनंदन प्रसाद जी और जय नारायण पांडे यानी JN पांडे जी। तो आपको ध्यान रखना है विलायक नारायण अग्रवाल जी, नगरदास बावरिया और जय नारायण पांडे इसमें शामिल थे। तो कौन सा नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो कलचुरियों ने मराठों ने 1741 में रतनपुर कलचुरी को खत्म किया और वहीं 1750 में 1750 में रायपुर कलचुरी को भी खत्म कर दिया। और उस समय जो अंतिम शासक थे वो अमर सिंह थे। कौन थे? रायपुर कलचुरी के, तो आपको याद रखना है अमर सिंह थे। ठीक है, जबकि रतनपुर कलचुरी में बात करें तो मोहन सिंह थे। ठीक है, अब वहां पे 2 आपको याद रखने होते हैं, एक स्वतंत्र कलचुरी शासक और एक अंडर मराठा। चलिए अगला यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य 6th ने, ठीक है, पाली के प्रस्तर मंदिर यानी पाली के स्टोन टेम्पल का निर्माण करवाया था। बिल्कुल करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार जाजलदेव फर्स्ट ने करवाया। ठीक है, हमने पढ़ा है। रेनोवेट किसने कराया था? तो जाजल्य फर्स्ट ने करवाया था। अगला चीनी यात्री हेनसोंग ने 6वीं शताब्दी में सिरपुर की यात्रा की थी। तो सर हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा बिल्कुल की थी, लेकिन उसने ये यात्रा 639 AD में किया था। और 639 AD का मतलब हो गया कि ये 7वीं शताब्दी है, ना कि 6वीं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो केवल एक क्या है? सही आंसर है। केवल एक क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, 5 फरवरी 1921 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा की गई। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये है 7 फरवरी 1921। रीजन क्या था? 1921। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किस प्रकार से सत्याग्रह करना है, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था रायपुर में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां पे आपको डेट गलत दिया गया। दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा 1921 में रायपुर की जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना की गई। तो सर वो रायपुर की जेल में नहीं, कहां किया गया था? बिलासपुर की जेल में। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और आपको यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला बांधाखार जंगल सत्याग्रह, लीडर मनोहर लाल शुक्ल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोहबाना पोड़ी सत्याग्रह, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। ठीक है, लबरा जंगल सत्याग्रह, यति यतन लाल। तो ये नहीं होंगे, यति यतन लाल जी नहीं थे। कौन थे? तो यहां पे आपको याद रखना है अरिमर्दन गिरि जी, अरिमर्दन गिरि जी। ठीक है, जबकि यति यतन लाल जी की बात करें तो ये तमोरा जंगल सत्याग्रह में थे। ठीक है, दोनों ही महासमुंद में हुए थे। दोनों ही जंगल सत्याग्रह महासमुंद जिले से संबंधित है। जबकि सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह धनीराम जगत नाम सही नाम है, ध्यान रखना है ना। चलिए अगला, 1946 के भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से जो निर्वाचित सदस्य थे, टोटल 6 सदस्य चुने गए थे। उनमें से 3 ब्रिटिश प्रोविंस से और 3 जो है वो रियासत से। तो इसमें से कौन है जो शामिल नहीं थे? पहला
किशोर मोहन त्रिपाठी जी, दूसरा राम प्रसाद कोटाई जी, तीसरा घनश्याम सिंह गुप्त जी और रामगोपाल तिवारी जी। तो बिल्कुल रामगोपाल तिवारी जी नहीं थे। ठीक है ना, ये यहां से पूछा जा रहा है संविधान सभा में कौन निर्वाचित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न लेते हैं, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित मंत्रिमंडल में घनश्याम सिंह गुप्त को कौन सा विभाग दिया गया था? तो 1935 के एक्ट में ब्रिटिशर्स ने यह वादा किया था कि वो प्रोविंसेस में क्या कराएंगे, प्रोविंसेस को स्वायत्ता देंगे, ठीक है, फ्रीडम दे देंगे और वहां पे इलेक्शन करवाएंगे। और इलेक्शन हुआ भी 1937 में। तो जब सेंट्रल प्रोविंस में इलेक्शन हुआ, नई कैबिनेट बनी भी थी, ठीक है, और ये जब कैबिनेट बन गई तो घनश्याम सिंह गुप्त जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। कोई भी ऐसा विभाग नहीं दिया गया था। ठीक है ना, घनश्याम सिंह गुप्त जी को क्या किया गया था? विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, स्पीकर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी विभाग, ना ही शिक्षा, ना ही वित्त, ना ही न्याय विभाग दिया गया था। अगला, डोंडी लोहारा जंगल किसान आंदोलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1937 या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है कि डोंडी लोहारा जो किसान आंदोलन है वो 1937 में हुआ था। प्रमुख यदि अपने उसमें लीडर की बात करें तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी, सरयू प्रसाद अग्रवाल जी, वली मोहम्मद। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? कौन से ऐसे राजा हैं छत्तीसगढ़ से जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? रामशरण सिंह देव, रामानुज प्रताप सिंह देव, रामचंद्र सिंह देव या नन ऑफ दिस? तो इसमें ध्यान रखेंगे, रामानुज प्रताप सिंह देव ने क्या किया था? गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। दशरथ जी की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था? मतलब यहां पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भगवान राम जी के नाना जी का नाम क्या था? जनक, परशुराम, वाल्मीकि या नन ऑफ दिस? तो आप सभी को पता ही होगा कि भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या, माता भानुमंत की पुत्री थी। ठीक है, और दक्षिण कौशल उनका ननिहाल था, मायका था। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। संत गुरु घासीदास जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपको बताना है सही है? ठीक है, पहला, इनके पिता का नाम महंगूदास जी तथा माता का नाम सुफरा था। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ गया होगा कहाँ गलती है सर। तो माता जी का नाम सुफरा नहीं था, क्या था? अमरौतीन बाई था। क्या था? अमरौतीन बाई था। जबकि माता सुफरा उनकी पत्नी थी। ठीक है ना, पत्नी का नाम सुफरा था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। उनके उत्तराधिकारी गुरु बालक दास हुए, बिल्कुल। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन यानी केवल कथन क्या है? दो सही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, बाबू रेवाराम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट। पहला, या भद्रनाथ से संबंधित थे? नहीं, ये रहस्य संबंधित थे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये रतनपुर के कवि थे? बिल्कुल थे। बाबू रेवाराम ने अपनी पांडुलिपि में कलचुरी वंश के शासक कल्याण साय का उल्लेख किया है? बिल्कुल किया है। तो याद रखेंगे, 2 और 3 सही है, क्योंकि बाबू रेवाराम से ही है ना, उनकी पांडुलिपि से ही पता चलता है कि कल्याण साय क्या थे? बंदी थे। ठीक है, और उनको छुड़ाने के लिए गोपाल नाम का एक पहलवान गया भी था अकबर के दरबार पे। ठीक है ना, जहांगीर के दरबार पे। एक विवाद भी है। ठीक है, तो याद रखना है, बिल्कुल उल्लेख किया है कल्याण साय का। अगला, यहाँ पे कुछ सिटिंग एमएलएज हैं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यानी उनके निर्वाचन क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं। ये आपको बताना है कि कौन से कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे सभी लगभग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, रामविचार नेताम जी, ओपी चौधरी जी, लक्ष्मी राजवाड़े जी और अरुण साहू जी। तो सभी के सभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको बताना है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल रामविचार नेताम जी का रामानुजगंज है, ओपी चौधरी जी का रायगढ़, लक्ष्मी
रजवाड़े जी भटगांव से जीती है और अरुण साव जी मुंगेली लोरमी से जीते। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला, यहाँ पे छत्तीसगढ़ कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो दिए गए हैं, लेकिन इसमें से कोई एक है जो करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे अरुण साव जी लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी मिला है, विजय शर्मा जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ठीक है बिल्कुल मिला है, राम विचार नीताम जी बिल्कुल उनको आदिम जाति कल्याण विभाग दिया गया है, लेकिन टंकराम वर्मा लोक स्वास्थ्य नहीं आएगा, उनको युवा खेलकूद स्वास्थ्य ये दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी कितने बार लोकसभा सांसद रहे हैं? 2 3 4 5। तो आपको ध्यान रखना है 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, यानी 13th लोकसभा, 14th लोकसभा, 15th लोकसभा और 16th लोकसभा में लगातार ये 4 बार लोकसभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ये आपसे पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के द्वितीय विधानसभा के कौन थे? रविंद्र चौबे जी, टी.एस. सिंहदेव जी, धर्मलाल कौशिक जी या महेंद्र कर्मा जी? तो महेंद्र कर्मा जी नेता प्रतिपक्ष थे, ध्यान रखना, सेकंड विधानसभा में। इस राज्य में रामनरेश यादव जी किस पद पे थे? मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी थे, कार्यवाहक राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष या नन ऑफ दीज? तो आपको याद रखना है रामनरेश यादव जी यहाँ पे कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, इस पद पर थे। अगला, इस राज्य में कुल महिला विधायक वर्तमान में यदि बात करें तो टोटल दोनों पार्टी या चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टी को मिलाकर टोटल 19 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में, महिला विधायक की बात करें तो। ठीक है, स्पीकर दिया गया और उनका विधानसभा सत्र दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है? धर्मलाल कौशिक जी चतुर्थ विधानसभा में स्पीकर थे, धर्मलाल कौशिक जी तृतीय में थे, गौरीशंकर अग्रवाल जी चतुर्थ में थे और प्रेम प्रकाश पांडे जी सेकंड में थे। तो कौन सा करेक्ट है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सभी करेक्ट है। बोलने का मतलब है कि गौरीशंकर अग्रवाल जी चतुर्थ विधानसभा में थे, है ना, धर्मलाल कौशिक जी थर्ड में थे और प्रेम प्रकाश पांडे जी सेकंड में थे। वर्तमान में स्पीकर कौन है पूछेंगे तो आपको याद रखना है रमन सिंह जी है ना, रमन सिंह जी वर्तमान में स्पीकर के पद पर है। चलिए अगला, यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, कुछ अभिलेख दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो रूलर्स हैं वो दिया गया है। तो कौन सा अभिलेख किस शासक से है ये आपको बताना है। चलिए फिर मैच द फॉलोइंग में वही ट्रिक अपनाइए, जो आपको अच्छे से पता है वो पहले आप ना लगा लीजिए। जैसे मैं बात करूं तो बारसू शिलालेख बहुत फेमस है जगदेव भूषण का, यानी सी का क्या होगा, सेकंड होगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी देख लीजिए, जैसे कुरुद राजा नरेंद्र के हैं, है ना। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर शिलालेख बिल्कुल महाशिवगुप्त बालार्जुन का है, सिरपुर में जो भी निर्माण होगा। कोटगढ़ शिलालेख, है ना, जांजगीर चांपा का कोटगढ़ शिलालेख, ये आपको याद रखना है पृथ्वीदेव सेकंड। अगला, जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हमने देखा भी था कि वामनराव लाखे जी ने क्या किया था, अपना एक जो उपाधि है राय साहब की उपाधि उसको त्याग दिया था। तब जनता ने उनको लोकप्रिय की उपाधि से क्या किया था, लोकप्रिय का जो टाइटल है वो उनको दिया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जनता ने लोकप्रिय की उपाधि किसको दी थी? तो वामनराव लाखे जी को दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। अगला प्रश्न लेते हैं, बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति हेतु आजीवन संघर्षरत रहे स्वामी अग्निवेश जी का जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ था? जिन्होंने किसके लिए संघर्ष किया? बंधुआ मजदूर प्रथा के लिए। राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर या बिलासपुर? तो आपको याद रखना है अग्निवेश जी का जन्म राजनांदगांव में हुआ था। निम्न में से किसे महिला संत की उपाधि दी गई? माता राजमोहिनी देवी, मिनी माता, बिन्नी बाई या विनोदनी मिश्र? तो आपको याद रखना है माता
राजमोहिनी देवी जी को क्या किया गया था, महिला संत की उपाधि दी गई थी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से पद्मश्री की उपाधि भी इनको प्रोवाइड करवाया गया। अगला, छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रथम मनोमित एंग्लो इंडियन सदस्य कौन रही, इंग्रिड मैकलाउड, मार्गरेट अल्वा, मार्क टोलिया, कैथरीन फ्रैंक। तो ये सीट पहले रिजर्व थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें तो एक सीट जो थी वो एंग्लो इंडियन के लिए, मतलब उसमें मनोमित किया जाता था सदस्य के रूप में। वर्तमान में ये समाप्त कर दिया गया है, चाहे केंद्र पे हो चाहे राज्य विधानसभा में हो। लेकिन पहली जो थी वो इंग्रिड मैकलाउड थी। कौन थी, इंग्रिड मैकलाउड थी, एंग्लो इंडियन सदस्य। अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर है। तो ये चलता भी था, ठीक है, नारा जीवन हो या मरण केवल विद्याचरण। तो भैया 9 बार सांसद कौन जीते हैं, कौन बने हैं, तो विद्याचरण शुक्ल जी। रीजन भी था यही, ठीक है, क्योंकि वो इतने बार जीत कर आए थे, लोकप्रिय नेता थे उस समय के। और झीरम घाटी में 2013 में वो शहीद हो गए, ठीक है, नक्सली हमले में। वर्ष 1941 में वायसराय जी की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले एकमात्र छत्तीसगढ़ के सदस्य कौन थे। तो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले सदस्य आपको बताना है। ऑप्शन है वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल या खूबचंद बघेल। तो ई राघवेंद्र राव, ठीक है, ये कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। चाहे क्रिप्स मिशन हो चाहे कैबिनेट मिशन हो, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी गांधी जी को देने का काम भी ई राघवेंद्र राव ने ही किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता जनकलाल ठाकुर, शंकर गुहा नियोगी, अंजूर सिंह जी या संजय पराते जी। तो आपको याद रखना है शंकर गुहा नियोगी थे जो छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं में, ऑप्शन में यदि बात करें तो प्रसिद्ध नेता थे। इसके अलावा कौन होंगे, तो ठाकुर प्यारेलाल जी। लेकिन ऑप्शन में देखना है तो शंकर गुहा नियोगी सही आंसर होगा, ठीक है। देवर बीजा का जो प्रसिद्ध कलचुरी कालीन मंदिर है वो किस जिले में, कलचुरी कालीन मंदिर देवर बीजा का आपको याद रखना है ये बेमेतरा जिला में है। कहां पर है, तो बेमेतरा जिला में है। अगला लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट आपको दिया गया है, जैसे पहला, रायपुर जेल में डायनामाइट कांड, ठीक है, इनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फिर अरेंज करना है। तो सर हमने पढ़ा था कि रायपुर जिले में डायनामाइट कांड 1942, ठीक है, प्रश्न में हमने देखा था। गांधी जी की दूसरी भेंट इस राज्य के साथ तो अछूतोद्धार यानी अनटचेबिलिटी के लिए आए थे 1933। महासमुंद तमोरा जंगल सत्याग्रह 1930, सितंबर 1930, कंडिल नया सत्याग्रह 1920। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4, 3, 2, 1, और ये ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के राज्यपालों को फिर उनके क्रम पे बताना है। केएम स्टेट शेखर दत्त जी, डीएन साय जी या ईएसएल नरसिम्हन जी। तो हमको पता ही है सर, डीएन साय मतलब दिनेश नंदन साय छत्तीसगढ़ के पहले थे, तो थर्ड पहला आएगा। फिर केएम स्टेट जी थे, फिर ईएसएल नरसिम्हन जी थे, और लास्ट में फिर शेखर दत्त जी। तो 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। तो कवर्धा जिले के ग्राम चौरा में फणी नागवंशियों के द्वारा स्थापित भगवान भोरमदेव, जो बैगा जनजाति के क्या है, देवता है, उनका जो मंदिर है वो किस शैली में है, चालुक्य शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या गोथिक शैली। तो आपको याद रखना है ये नागर शैली में है, ठीक है, नागर शैली में है। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति जो बूढ़ीकार मल्हार से प्राप्त हुई है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है, नटराज की प्रतिमा है या चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है, मतलब 4 हाथों वाले भगवान विष्णु की प्रतिमा है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो मूर्ति है बूढ़ीकार से जो प्राप्त हुई है, भगवान विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित रियासत में
से कौन सा ऐसा रियासत है जो 15 अगस्त 1947 तक शामिल नहीं हुआ था, है ना, जिसने भारत विलय पत्र में सिग्नेचर नहीं किया था? रायगढ़, कवर्धा, जसपुर और शक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर जसपुर और राजनांदगांव ने साइन नहीं किया था, सिग्नेचर नहीं किया था 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, तो यहां तक हमारा छत्तीसगढ़ जीएस वाला जो पार्ट है उसके जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स वाले पार्ट को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया? तो आपको ध्यान रखना है वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? वृंदावन, उत्तर प्रदेश। कुछ रामसर साइट आपको दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 तक या 24 में कौन सा ऐसा साइट है जिसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, भले ही वो शामिल हो लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है जनवरी 2024 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुलिकट झील। ठीक है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगला, रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहां आयोजित किया गया? है ना, बच्चा बच्चा जानता है कहां किया गया? अयोध्या में। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन है आपके सामने, विदेशी सैनिकों का समावेश, जीवित परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं का भागीदारी, सभी महिला त्रिसेवा दल, और लास्ट ऑप्शन है भारतीय वायुसेना द्वारा विशेष फ्लाई पास्ट। तो आपको याद रखना है सभी महिला त्रिसेवा दल इसकी विशेषता रही थी। सीएम जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा उद्घाटित की गई, है ना, इनॉग्रेट की गई स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई कितनी है? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है, सोशल जस्टिस कनेक्ट कर सकते हैं, बी.आर. अम्बेडकर जी की क्या है? प्रतिमा है, और इसकी हाइट 206 फीट है। कितनी है? 206 फीट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल सेतु के नाम से जाना जाता है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सर नाम से ही क्लियर है, कहां किया जाएगा? मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई में अटल सेतु बोला जाता है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए, सिमलीपाल काई चटनी, जिसे जनवरी 2024 में क्या किया गया है? जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये किस राज्य से है, यहां से पूछा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और मिजोरम। तो यदि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी में कि जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वो कहां पर है? उड़ीसा में। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तन्मय अग्रवाल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज तिहरा शतक क्या किया है? जड़ दिया है। वो कौन से भारतीय शहर से है? किसने? तन्मय अग्रवाल में। किसमें? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में। अमरावती, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद? तो आपको ध्यान रखना है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद शहर से वो है। जन्निक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है और अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। ठीक है, एक सीनियर खिलाड़ी है, उनको हरा दिया है। तो जन्निक सिनर जो है वो कौन से देश से है? इटली, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क या स्वीडन? तो आपको याद रखना है वो इटली, है ना। किस देश से है? तो राहुल गांधी जी के मामा घर से। ठीक है ना, इटली से है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय महिला हॉकी टीम से अंतरराष्ट्रीय सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? रानी रामपाल, सविता पनिया, दीप ग्रेस इक्का या वंदना कटारिया? तो आपको ध्यान रखना है दीप ग्रेस इक्का ने क्या किया है? रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है हॉकी टीम से। अगला प्रश्न है, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज जो ग्रैंड स्लैम है चैंपियन, वो कौन बना है? ऑप्शन मैथ्यू एबडेन, सिमोन बोलेली, एंड्रिया क्वासोरी या रोहन बोपना? तो आपको याद रखना है उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन हमारे रोहन बोपना जी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ष की महिला वुसु सांडा खिलाड़ी का नाम किसे चुना गया है ना, किस महिला को चुना गया है? तो नाओरिम, रोशिबिना, कीर्ति देवी, शहर बानो, मंसूरियान, सेमिरोमी या वुशिया ओवेई? ठीक है, इनमें से किनको चुना गया? तो ध्यान रखना नाओरिम
रोशी बिना को गुंडू सांडा खिलाड़ी का नाम चुना गया है वर्ष की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 2023 के लिए आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर में कितने भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? 2023 के लिए जो टीम चुनी है आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर, उसमें कितने इंडियन प्लेयर्स हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल 6 प्लेयर्स हैं जिनको चुना गया है। चलिए आगे चलते हैं। मानसी ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया है ये आपको बताना है। जीता किसने है? तो मानसी ने जीती है। ठीक है, और ये आयोजित किया गया है हांगकांग में। तो एक ही प्रश्न से दो चीजें बन रही है, दो फैक्ट बन रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, रियल मैड्रिड स्पेनिश सुपर कप हासिल करने के लिए किस टीम को हराया है? तो बार्सिलोना। ठीक है, रियल मैड्रिड ने इस कप को जीतने के लिए बार्सिलोना को हराया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला, अनन्या अग्रवाल को पराजित करके इटालियन जूनियर एकल खिताब किसने जीता? दिव्या पावर, रक्षा कंडास्वामी, मनीषा कुशवाहा या अंजलि रामनाथ स्वामी? तो आप याद रखना है इटालियन जूनियर एकल खिताब रक्षा कंडास्वामी ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे तेज 10,000 रन T20 में किसने बनाए? क्रिस गेल, विराट कोहली, बाबर आजम, डेविड वार्नर? तो व्यापम और सीजीपीएससी का तो ये फेवरेट पार्ट रहा है, इस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बाबर आजम ने क्या किया है, सबसे तेज 10,000 रन T20 में बनाए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मार्च 2024 में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन है? मोहम्मद सलाउद्दीन, हबीबुल बशर, शरफुद्दौला इब्रे शाहिद या मशरफी मुर्तजा? तो ध्यान रखना है शरफुद्दौला इब्रे शाहिद। ठीक है, एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। WPL 2024 में किस टीम ने फेयर प्ले अवार्ड जीता है? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या गुजरात टाइटन या गुजरात दिग्गज? तो आपको ध्यान रखना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। भले ही बेचारा आईपीएल में क्या है, लास्ट में रहता है, लेकिन कुछ तो करता है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को हाल ही में चीन के शांगराओ शहर में विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? पंकज आडवाणी, सौरव कोठारी, गीता सेठी या आदित्य मेहता? तो ध्यान रखेंगे पंकज आडवाणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़की दोनों श्रेणियों में कौन सा राज्य जो है वो चैंपियन बना है? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र? ठीक है, तो ये बात आपको पता ही होगी कि हमेशा कुश्ती या बॉक्सिंग जैसी चीजों में किसी राज्य का नाम यदि फर्स्ट आता है तो वो कौन सा राज्य है? हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किसे असम वैभव का जो सम्मान है वो दिया गया है? सविता कंशवाल, रंजन गोगोई, BR कंबोज या सुनैना शर्मा? तो आपको ध्यान रखना है रंजन गोगोई जी को ये असम वैभव का जो सम्मान है वो दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक खिलाड़ियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ क्या किया है? टाई अप किया है? HDFC, ICICI बैंक, यस बैंक या SBI? तो आपको ध्यान रखना है ये काम किया है यस बैंक ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मराइस इरास्मस जिन्होंने एमिरेट्स आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, वो किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड? तो आपको याद रखना है मराइस इरास्मस जो है वो साउथ अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? एमिरेट्स आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। मार्च 2024 F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर या कार्लोस सैंज ने? ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे कार्लोस सेंज ने इस खिताब को जीता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस की जो प्राइज है वो इन्होंने जीती है। ठीक है, कार्लोस सेंज ने। 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है 2024 में 42वां 42nd जो रणजी है वो आयोजित किया गया था। किसने जीता है? विदर्भ, दिल्ली, मुंबई या रेलवे? तो आपको ध्यान रखना है इस बार का मुंबई ने जीता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम मुंबई जीतती है। भारत लोकतंत्र की जननी शीर्षक वाली झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह में के जो परेड है उसमें शामिल हुआ था और इसे किस मंत्रालय के द्वारा, किस मिनिस्टर के द्वारा इसको तैयार किया गया? ये आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? तो ध्यान रखना है इसको संस्कृति मंत्रालय ने तैयार किया था। ठीक है, किसने किया? संस्कृति मंत्रालय ने किया था। अगला, जनवरी 2024 में शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा किस पीएसयू को 2024 के लिए भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में प्रमाणित किया गया था? तो शीर्ष नियोक्ता के रूप में प्रमाणित ओएनजीसी, एनएचपीसी, भेल या एनटीपीसी? ठीक है, शीर्ष नियोक्ता संस्थान किस पीएसयू को 2024 के लिए? तो आपको ध्यान रखना है एक बड़ा इन्वेस्टर है कौन? एनटीपीसी। ठीक है, अगला, पद्मश्री का जो अवार्ड है वो किस कंपनी के सीईओ को दिया गया? सॉरी, पद्म भूषण का जो अवार्ड है भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया गया है? आसूस, मीडियाटेक, पेगाट्रॉन या फॉक्सकॉन? तो आपको ध्यान रखना है फॉक्सकॉन के सीईओ को पद्म भूषण दिया गया है। पद्मश्री नहीं, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। यंग लियू, नाम क्या है? यंग लियू। वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 28, 30, 32, 34। तो आपको ध्यान रखना है टोटल 30 महिलाओं को ये पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? एनिमल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, 12th फेल या जवान? तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि किसको मिलना भी चाहिए और मिला भी है, बिल्कुल 12th फेल को। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया है। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया था, है ना, जिनको, उनका नाम क्या है? उषा उतूफ। तो इनको किस श्रेणी में दिया गया है? कला के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य में या साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्र में? तो आपको ध्यान रखना है इनको ये कला, आर्ट के क्षेत्र में क्या किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्राइज है। ठीक है, प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, ये सम्मान किसको सम्मानित किया गया है? अदिति मिश्रा, अनन्या मिश्रा, अजित कुमार मिश्रा या अर्जुन मिश्रा? तो आपको ध्यान रखना है ये जो सम्मान है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, ये अजित कुमार मिश्रा जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विभिन्न विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेक्रेटरी बताना है आपको विष्णुदेव साय जी के। तो पहला ऑप्शन विष्णुदेव साय जी, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे खुद ही। बसव राजू एस, रणविजय सिंह या राकेश अस्थाना? तो बसव राजू एस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल हमने बात किया था, रमन सिंह जी को किया गया है ना। चलिए आगे चलते हैं। नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम का संबंध किससे है? वन रोपण, पारिस्थितिकी पर्यटन, इको टूरिज्म पे या कृषि पर्यटन या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे सर ध्यान रखेंगे नदी तट परियोजना जो है वो वन रोपण से, है ना, संबंधित है। आगे चलते हैं, रेवेन्यू बुक सर्कुलर, इसके राइटर कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। रेवेन्यू बुक सर्कुलर बुक का नाम है और इसके राइटर कौन है? कुणाल शुक्ला जी, पीयूष जायसवाल जी, प्रीति उपाध्याय जी या विजय कुमार दुबे जी? तो ध्यान रखेंगे रेवेन्यू बुक सर्कुलर
इसके जो राइटर हैं वो हैं विजय कुमार दुबे जी। ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ के तहत कितनी जो स्थल है उनको चयनित किया है? 70, 72, 80 या 75? तो सर हम सभी जानते हैं इस योजना को 2019 में प्रारंभ किया गया और उसके अंतर्गत टोटल 75 जो स्थल है वो चुने गए थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली को निर्मित कर रहा है, विकसित कर रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, भुवनेश्वर उड़ीसा, रायपुर छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल ये आंसर रायपुर छत्तीसगढ़ है और हमारे लिए प्राउड की बात है कि ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, तीसरा एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? राउरकेला उड़ीसा, बिलासपुर छत्तीसगढ़, गुंटूर आंध्र प्रदेश या खम्मम तेलंगाना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज के जो इंपॉर्टेंट आंसर हो सकते थे, ठीक है, हर क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन एग्जाम की और यदि वो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो बिल्कुल वो धारा जीएस के साथ जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। कंटिन्यूअसली टेस्ट सीरीज टेस्ट जो है वो चलाई जा रही है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी आपको क्वेरी हो तो बिल्कुल आप धारा जीएस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।